यूजीसी नेट पेपर 2, हम पेपर 2 की तैयारी करेंगे। हिंदी सब्जेक्ट है ये। अब इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में सबसे जो पहला यूनिट है, पहला टॉपिक जो है वो है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसके बारे में पढ़ना है, हिंदी भाषा और इसका विकास। अब हिंदी भाषा, भाषा क्या होती है? भाषा का अपना एक इतिहास होता है, अपनी एक हिस्ट्री होती है। किसी भी लैंग्वेज की अपनी हिस्ट्री होती है, कहीं ना कहीं से वो स्टार्ट हुई होती है। समय के साथ साथ भाषा का रूप परिवर्तित होने से कालांतर में अनेक भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों का विकास होता गया। अब सबसे पहले स्टार्टिंग में किसी भाषा से शुरू होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, उसके अंदर डेवलपमेंट होती है, धीरे धीरे उसका विकास होता है, तो उससे कई भाषाएं जन्म लेती हैं, वो भाषा चेंज होती चली जाती है, उसी से अनेक उपभाषा और बोलियों का विकास हो जाता है। ठीक है। हिंदी भाषा ने भी अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त करने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है, मतलब काफ़ी लंबे सफ़र, मतलब हिंदी भी चेंज होते होते आई है। अब जो एग्जैक्ट हिंदी है वो हमारी खड़ी बोली के हिसाब से है। ठीक है। इसमें भी बहुत सारे रूप रहे हैं, इसके अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, बहुत सारे रूप रहे हैं भाषा के, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। अब है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है, हिंदी की हिस्ट्री क्या है। संसार की प्रत्येक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। सैद्धांतिक मतलब एक मतलब प्रिंसिपल रूप होता है किसी भी चीज़ का, हर भाषा का। हिंदी एक भारतीय आर्य भाषा है, मतलब भारत की जो मेन इम्पोर्टेंट भाषा जो है वो क्या है, हिंदी है। आर्य भाषा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा जो स्टार्ट माना जाता है वो आर्यों से माना जाता है, उनको आर्य कहा जाता था, इसीलिए उनकी भाषा को आर्य भाषा कहा गया। ठीक है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंद का अर्थात भारतीय। भारत का दूसरा नाम क्या है, हिंदुस्तान। किसकी वजह से? क्योंकि हमारी लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी है, इसीलिए इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो इसका जो मौलिक अर्थ है वो क्या है, हिंद। ठीक है। भारत के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारसियों और अरबों ने किया, मतलब भारत के लिए हिंदी का प्रयोग किसने किया था, फारसियों ने और अरबियों ने। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। अब हिंद का जन्म कहाँ से हुआ, हिंद वर्ड जो आया वो कहाँ से आया? पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार, उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो ईरानी लोग थे, जो ईरान से आए हुए लोग थे, महाभारत काल से ही भारत को हिंद उन्होंने मान लिया था कि ये जो एक हिंद है और यहाँ की भाषा हिंदी होगी। अतः स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को हिंदी कहा जाने लगा। समझ आया किस तरह से इसकी हिस्ट्री है। ठीक है। मतलब पुराने समय से ही जब ईरानी आए थे महाभारत काल में, उन्होंने भारत को एक हिंद का नाम दे दिया था, तो हिंद में रहने वाले जो लोग हैं वो हिंदुस्तानी बने और उनकी जो भाषा वो हिंदी बनी। ये इसकी हिस्ट्री है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर के अंदर। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार किसने भारत को हिंद का नाम दिया? तो ईरानियों ने दिया था। ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? पंडित राम नरेश त्रिपाठी के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके। आगे है भारतीय आर्य भाषाएं। अब हमने पढ़ा हिंदी कैसे आई, तो भारतीय आर्य भाषाएं कहाँ से, मतलब किस तरह से शुरू हुई थी और उनका डेवलपमेंट किस तरह से, सारी भाषाओं के बारे में पढ़ना है, मतलब भाषा का रूप किस तरह से चेंज होता चला गया। भारतीय आर्य भाषाएं विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। विश्व मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अप्रॉक्सीमेट 3000 लैंग्वेजेस हैं, जिनको 12 भाषा परिवारों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोप को मिक्स करके क्या बनता है, भारोपीय। भारत और यूरोप को मिक्स करके भारोपीय बनता है। भारोपीय पहले भाषा परिवार कौन सा है, भारोपीय, जिसमें भारत और यूरोप के देश आ जाते हैं। दूसरा है द्रविड़, तीसरा चीनी, चौथा सेमेटिक, पांचवा टेमेटिक, छठा आग्नेय, सातवां यूराल, आठवां बाटो, नौवां है रेड इंडियन, 10वां है काकेशस, 11वां जो है सुडानी और 12वां जो है बुशमैन। ये 12 भाषा परिवार है। इसमें जो मेन हम पढ़ेंगे वो भारोपीय भाषा परिवार के अंदर मेन पढ़ेंगे। हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग पढ़ना तो हम अपने इंडिया से रिलेटेड पढ़ेंगे, और वैसे जो है पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 12 भाषा परिवार है। इन 12 भाषा परिवारों में भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। तो भारोपीय जो समूह है उसी के अंदर ही बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस किसके अंदर, भारोपीय भाषा परिवार के अंदर, जिसके अंदर भारत और यूरोप की कंट्रीज शामिल है। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी जो है वो
भारोपीय भाषा परिवार की ही भाषा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हिंदी कौन से भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, इस भाषा परिवार की भारतीय शाखा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। तो इस भाषा मतलब भारोपीय भाषा परिवार में जो भारतीय शाखा है, इंडिया की जो लैंग्वेजेस है, उनको भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। ओके, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। पहला क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, सेकंड है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक है, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी तक है। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय भाषा आर्य भाषाएं जो हैं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। ठीक है, थर्ड जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ये 1000 ईस्वी से अब तक चलती आ रही है। ये भी ईसा पूर्व नहीं है, ये भी ईस्वी है। ठीक है, 1000 ईस्वी से अब तक जो चल रही है वो क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये 3 कालों में डिवाइड कर दिया, ये 3 काल हो गए इसके। ठीक है, अब सबसे पहले है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। अब सबसे पहली भाषा कौन, पहला भाषा काल कौन सा था? प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसके अंदर जो इसका समय है वो क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका है काल। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में, मतलब इसके अंदर एक ही भाषा है वैसे तो संस्कृत, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, मतलब प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में एक ही भाषा है संस्कृत, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, उनको पढ़ेंगे हम आगे क्या है। अब सबसे पहले वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृत क्या होती है? ठीक है, वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत, वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर होता है, मतलब दिखाई देता है। दृष्टिगोचर का मतलब क्या होता है? दिखाई देता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप, इसका जो सबसे पुराना रूप है वो वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, मतलब संस्कृत के 2 पार्ट थे, वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वैदिक संस्कृत को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसके नाम क्या है? संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। ठीक है, वैदिक संस्कृत के 3 पार्ट है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। अब संहिता क्या है? संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। जो वैदिक संस्कृत है उसका जो संहिता पार्ट है, संहिता, उसमें 4 वेद आते हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद है। हमारे जो हिंदुस्तान, मतलब जो हमारे वेदों में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर 4 वेदों का वर्णन मिलता है, वो 4 वेद यही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ये सारे संहिता के अंदर आते हैं। संहिता किसका पार्ट है? वैदिक संस्कृत का पार्ट है। और वैदिक संस्कृत आती है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि 4 वेद कौन सी भाषा के अंदर मिलते हैं? तो वैदिक संस्कृत भी हो सकता है या प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में भी हो सकता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि 4 वेद जो हैं वो किस तरीके से आते हैं। अब इन 4 वेदों के बारे में पढ़ते हैं। 4 वेद है क्या? ऋग्वेद, ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है संस्कृत का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं हैं। मतलब इसके अंदर 10 मंडल्स हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों से संबंधित अनेक श्लोक है। मतलब इसके अंदर देवताओं से जो हम प्रार्थना करते हैं, जो उनका पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उससे रिलेटेड सारी चीजें ऋग्वेद के अंदर मिलेंगी तुम्हें। ठीक है, तो ये है ऋग्वेद। दूसरा क्या था? यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या होता है? यजुर्वेद कृष्ण एवं शुक्ल इन 2 रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग है, मतलब यजुर्वेद के अंदर 2 पार्ट है, कृष्ण और शुक्ल। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग, मतलब इसके अंदर तंत्र मंत्र वगैरह आते हैं,
एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए, और उसके अंदर गद्यमय व्याख्यात्मक भाग भी हैं, किंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित है। संग्रहित मतलब सुरक्षित है, इकट्ठा करके रखे हुए, डिपोजिट है एक तरह से, ठीक है। तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद में जो है मंत्र भाग के साथ साथ गद्यमय व्याख्या भी हैं, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद संहिता में खाली मंत्र ही हैं, ठीक है। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यजुर्वेद में क्या है। थर्ड क्या है, सामवेद। सामवेद क्या है, सामवेद इसमें सोम यागो मतलब यज्ञ जो होता है, इसमें सोम यज्ञ में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गए पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद के अंदर संगीत है, मेन तरह से क्या है, ये संगीत है। संगीत से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सामवेद के अंदर आती हैं, गाया जो जाता है, ठीक है। तो सामवेद के अंदर इंपॉर्टेंटली खाली संगीत है। लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद इसमें जन साधारण से प्रचलित मंत्र तंत्र टोने टोटके का संकलन है। अथर्ववेद के अंदर क्या है, तंत्र मंत्र है और टोने टोटके है। समझ में आ गया। अगर हम इसको शॉर्ट में देखें तो ऋग्वेद जो है संस्कृत का सबसे पुराना स्वरूप है, सबसे प्राचीनतम रूप है। इसके अंदर 10 मंडल्स हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 ऋचाएं हैं, और उसमें मेनली क्या है, देवी देवताओं की स्तुति की गई है, देवी देवताओं की पूजा पाठ की गई है। यजुर्वेद है, इसके अंदर 2 पार्ट है, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण के अंदर जो है मंत्र भाग, और उसके मंत्र भाग के साथ साथ गद्य में व्याख्या है, गद्य वगैरह है, और शुक्ल में खाली मंत्र है, ठीक है। तीसरा था सामवेद। सामवेद के अंदर संगीत है, ठीक है, ये जो गाया जाता है, सूक्तों को जो गा के प्रेजेंट किया जाता है वो सामवेद के अंदर है। फिर चौथा था अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर जो भी आज के समय में हमारे तंत्र मंत्र चल रहे हैं, जो हमारे पंडित वगैरह होते हैं, जब शादी के टाइम पे कोई मर जाता है उस टाइम पे, ठीक है, हवन वगैरह होता है, सब जो भी तंत्र मंत्र होते हैं, टोने टोटके। कई बार क्या होता है, इसके ऊपर भूत प्रेत चढ़ गया है तो जाके उसका भूत उतरवाओ, वो टोने टोटके होते हैं, वो सब किसके अंदर है, अथर्ववेद के अंदर। तो ये 4 वेद है वैदिक संस्कृत के अंदर, ओके। तो वैदिक संस्कृत के हमारे 3 पार्ट थे, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। तो संहिता के अंदर ये 4 वेद आ गए, संहिता के अंदर 4 वेद आ गए। अब है ब्राह्मण। ब्राह्मण के अंदर क्या है, ब्राह्मण प्रत्येक संहिता में अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण की जितनी भी संहिता है उसके अंदर अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब इसके अंदर ब्राह्मण के अंदर वेद जो है ऋग्वेद है, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण। ऋग्वेद के अंदर ऐत्रेय ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद के अंदर शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद के अंदर तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद के अंदर तांडव एवं पंचाविंश ब्राह्मण। सामवेद के अंदर तांडव एवं पंचाविंश ब्राह्मण है, और अथर्ववेद के अंदर गोपत ब्राह्मण है, ठीक है। तो ये ब्राह्मण है, चारों वेदों से रिलेटेड है ये भी, ठीक है। मतलब वेद है, वेद के साथ कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है वो बताए गए हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर कि ऋग्वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, या ऐत्रेय ब्राह्मण जो है कौन से वेद का ग्रंथ है, तो वो लिखेंगे ऋग्वेद का है, ठीक है। तो ये वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब इसके अंदर आता उपनिषद, ठीक है। उपनिषद जिसके अंदर उपदेश वगैरह दिए गए होते हैं, जैसे हमारी गीता है, ठीक है, जिसके अंदर उपदेश वगैरह दिए होते हैं, वो क्या होती है, उपनिषद होते हैं। उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग है। ब्राह्मण जो ग्रंथ है उनके आखिरी पार्ट को हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, 108, परंतु इनमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। मेन 12 उपनिषद है। 12 उपनिषद कौन कौन से हैं, ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, छांदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडुक्य, श्वेताश्वेतर तथा कौशितकी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे 12 उपनिषद है जो इंपॉर्टेंट है। 108 में से 12 उपनिषद जो है 12 ही दिए हैं इसके अंदर, पूरे 108 नहीं दिए हैं, ठीक है। विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। अब विद्वानों के अनुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है, 52। क्वेश्चन सिर्फ इतना से ही आ सकता है कि विद्वानों के अनुसार जो है वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है, उसमें ऑप्शन आ जाएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि विद्वानों के अनुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या जो है वो 52 है, जिसमें से 13 स्वर है। स्वर क्या होते हैं, अ ई उ ये जो होते हैं, अ से अंग तक जो होते हैं वो स्वर होते हैं, और 39 व्यंजन है, 39
व्यंजन है, जो क ख ग घ ड़ है वो व्यंजन होते हैं। अब संस्कृत में वैदिक संस्कृत कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर आता है लौकिक संस्कृत, जो उसकी का दूसरा पार्ट है। अब लौकिक संस्कृत क्या है? पाणिनि के अष्टाध्याय रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है। अब लौकिक संस्कृत में जो रचनाएं हैं, कुछ रचनाएं हैं, मेन कौन कौन सी हैं? रामायण है, महाभारत है, पुराण है। ये किसके अंदर आती है? पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर आती है। ये उसका पूरा लेख है, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है लेख है, जिसके अंदर रामायण, महाभारत, पुराण ये सब लौकिक संस्कृत की रचनाएं हैं। ठीक है, लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण रह गए। ठीक है, 48 वर्ण रह गए। ठीक है, लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया। क्रिया रूप क्या होता है? जो काम करते हैं। धातु रूप जो किसी चीज़ को शो करता है। ठीक है, तो उसमें मेन चीज़ यही है। अब इसके अंदर लौकिक संस्कृत का मेन यही है इसके अंदर कि लौकिक संस्कृत के अंदर पाणिनि के अष्टाध्यायी के अकॉर्डिंग रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचनाएं की गई हैं। और लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण हैं, जिसके पहले जो थे 52 में से चार वर्णों का लोप हो चुका है। ठीक है, पहले कितने थे? 52 थे, अब 48 रह गए, 48 रह गए। ठीक है, 52 में से 48 रह गए, 4 वर्ण्स का लोप हो चुका है। ठीक है, लौकिक संस्कृत लोगों द्वारा बोले जाने वाली, सिंपल सी बात है, लौकिक का मतलब जो लोग बोल रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ही लौकिक संस्कृत है। इसका पाणिनि के अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है। लौकिक संस्कृत विवेचन पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर किया गया है, जिसके अंदर अनेक ग्रंथ आते हैं, जो है रामायण, महाभारत, पुराण। और इसमें 48 वर्ण रह गए हैं, जिसके जो पहले 52 थे। 52 में से 4 वर्णों का जो है लोप हो गया। अब है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। हमने पहले पढ़ी थी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ईसा पूर्व अलग होता है, ईस्वी अलग होता है। तो अब कहीं सोचने लगो कि वो 1500 से 500 तक, तो 500 से 1000 कैसे हो गया? तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है वो। भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषाएं विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के 1500 वर्षों में, मतलब 500 ईसा पूर्व से 1000 तक जो है 1500 ईयर्स होते हैं टोटल। भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई है। मतलब अलग अलग रूप इन्होंने लिया, अपभ्रंश तक ये पहुंची और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। उससे ही क्या हुआ? आधुनिक भारतीय भाषाएं विकसित हुई। मतलब मेन ये है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में 3 रूप निकले। सबसे पहले पाली आया, दूसरे नंबर पर प्राकृत आया और तीसरे नंबर पे अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद ही जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका जन्म होता है, अपभ्रंश के बाद। तो ये इसका विकास, इसकी जो चेन है। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की एक चेन है। पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से जो हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं बनती हैं। आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है। अब सबसे पहले पाली भाषा। पाली भाषा क्या है? अब इसमें क्या होता है? पाली को हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली जो है वो प्रथम प्राकृत है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम प्राकृत और द्वितीय प्राकृत भी इसका नाम हो सकता है। पाली और प्राकृत का, पाली का नाम हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। प्रथम प्राकृत के अंदर बौद्ध साहित्य की रचना हुई। क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्ध साहित्य की रचना कौन सी भाषा में हुई है? पाली में। ठीक है, जिसको हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथ हो। त्रिपिटक ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इन 3 ग्रंथों की रचना हुई है। मतलब पाली भाषा के अंदर त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। त्रिपिटक ग्रंथ के अंदर है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अब ये जो 3 ग्रंथ है जो है, पहला जो है सूत पिटक। सूत पिटक के अंदर साधारण बातचीत के ढंग से दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। मतलब महात्मा बुद्ध ने जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा के अंदर जो उपदेश दिए, नॉर्मली बात करते करते जो बातें समझा दी, लोगों की समझ में आ गई, वो सारी चीज़ें जो हैं उसको जो इकट्ठा किया गया है वो सूत पिटक के अंदर इकट्ठा किया गया है। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। संघ संचालन मतलब उनकी जो संस्था थी उसको चलाने के लिए जो उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने जो उनको नियमित करने के लिए
जो शिक्षाएं दी उनका जो संकलन है वो किसके अंदर है, विनय पिटक के अंदर है। मेन सिंपल सी चीज़ें, सुत पिटक के अंदर साधारण बातचीत वाले उपदेश हैं और विनय पिटक के अंदर उन शिक्षाओं का संकलन है जो अपनी संस्था को चलाने के लिए उन्होंने दिए थे। अभिधम पिटक में चित्त, चैतसिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। तो ये 3 ग्रंथ हैं, सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट है, पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। भारत की पहली देशीय भाषा कौन सी थी, पाली। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, भारत की प्रथम देशीय भाषा कौन सी थी, पाली थी। पाली में लिखे कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। अब पाली में कुछ और भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखे गए हैं जिसके अंदर क्या है, मिलिंद पन्हो, महावंश, दीपवंश, अटकथा साहित्य आदि। कुछ और इंपॉर्टेंट ग्रंथ पाली के अंदर लिखे गए हैं जिसके अंदर है मिलिंद पन्हो, महावंश, दीपवंश, अटकथा साहित्य। ठीक है, पाली भाषा के 3 व्याकरण उपलब्ध हैं। पाली भाषा में 3 व्याकरण है। पाली भाषा में कितने व्याकरण है, 3। इसमें पहला है सदनीति व्याकरण, दूसरा है कच्चान व्याकरण और तीसरा है मोगलान व्याकरण। पाली भाषा के अंदर 3 व्याकरण उपलब्ध हैं, सदनीति व्याकरण, कच्चान व्याकरण और मोगलान व्याकरण। सदनीति व्याकरण की रचना अंगवंश ने की, जो एक बर्मी भिक्षु थे। सदनीति व्याकरण की रचना एक अंगवंश ने की थी जो कि एक बर्मी भिक्षु था। बर्मी भिक्षु मतलब बर्मा कंट्री से आया हुआ एक भिक्षु था, उसी ने सदनीति व्याकरण की रचना की है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सदनीति व्याकरण की रचना किसने की, अंगवंश ने की। ठीक है, और वो कौन था, एक बर्मी भिक्षु था। ठीक है, अब श्रीलंका में मोगलान ने मोगलान व्याकरण तथा कच्चान ने कच्चान व्याकरण की रचना की थी। अब सदनीति व्याकरण की रचना तो अंगवंश ने की थी और मोगलान व्याकरण की रचना किसने की, मोगलान ने, जो कि श्रीलंका का था। मोगलान श्रीलंका का था, उसी ने मोगलान व्याकरण की रचना की थी और कच्चान जो था उसने कच्चान व्याकरण की रचना की थी। ठीक है, पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल आदि स्थानों पर प्रचलित थी। अब पाली भाषा कौन कौन से स्थानों पे थी, मगध, ये सारे भारत के अंदर ही आते हैं, मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल, इन स्थानों पर पाली भाषा चलती थी। मुख्य रूप से पाली भाषा को मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पाली भाषा कौन से प्रदेश की बोली मानी जाती है, मध्य प्रदेश की। मुख्य रूप से पाली को मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। अब सेकंड है प्राकृत। प्राकृत क्या है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कहा जाता है। पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। मतलब प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी रही है, प्राकृत भाषा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, हेमचंद्र, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। अब बहुत सारे विद्वान हैं, इसमें बहस चलती है। हेमचंद्र और मार्कंडेय मानते हैं कि जो प्राकृत भाषा है वो संस्कृत भाषा से निकली है। वर रुचि ने सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा था। अब सबसे पहले प्राकृत व्याकरण कब लिखा गया, किसने लिखा था, वर रुचि ने लिखा था। और किस नाम से लिखा था, प्राकृत प्रकाश के नाम से इन्होंने लिखा था प्राकृत व्याकरण को। तथा हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण की रचना की। प्राकृत व्याकरण की रचना किसने की, हेमचंद्र ने की। ये क्वेश्चन आ सकता है, हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण की रचना की। हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। मतलब हेमचंद्र को, उन्होंने उसकी रचना की थी, इसीलिए उसको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्राकृत के पाणिनि के रूप में किसे माना जाता है, तो इसका आंसर आएगा हेमचंद्र। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट है, वर रुचि ने, हेमचंद्र ने तो प्राकृत व्याकरण की रचना कर दी। अब जो वर रुचि है, वर रुचि ने प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं। वर रुचि के अकॉर्डिंग जो है प्राकृत भाषा के 4 भेद हैं। 4 भेद कौन कौन से हैं, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सोरसैनी। मतलब वर रुचि के अकॉर्डिंग प्राकृत भाषा के 4 भेद हैं, महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सोरसैनी। परंतु हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत को 3 भेदों में वर्गीकृत किया है। लेकिन हेमचंद्र के अकॉर्डिंग जो प्राकृत व्याकरण है उसके 3 ही भेद हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं, अर्धमागधी जिसको आर्षी भी कहते हैं, अर्धमागधी जिसको आर्षी भी कहते हैं, चुलिका पैशाची और अपभ्रंश।
चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्या, बाहलिक, अवंतिजा तथा प्राच्या। साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से सौरसेनी, मतलब अगर साहित्य की महत्वपूर्ण देखें, मतलब महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट देखे, साहित्य के अनुसार जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं? सौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। प्राकृत के अंदर 5 जो है वही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? सौरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, यही 4 भेद इंपॉर्टेंट है प्राकृत व्याकरण के अंदर। ठीक है, वैसे 7 हैं, उसमें से ये 5 जो है वो इंपॉर्टेंट है, 7 में से 5 इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा के प्रकार। प्राकृत भाषा के क्या क्या टाइप है? सबसे पहला है सौरसेनी प्राकृत, दूसरा अर्धमागधी, तीसरा मागधी, चौथा पैशाची और 5वां महाराष्ट्री, जो अभी हमने पढ़ा। सौरसेनी है, अर्धमागधी है, मागधी है, पैशाची है और महाराष्ट्री है। यही 5 इंपॉर्टेंट है। ये प्राकृत भाषा के प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं जो मेन है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि सौरसेनी प्राकृत में क्या है। सौरसेनी प्राकृत मुख्यतः मथुरा के आसपास की बोली थी। सौरसेनी जो प्राकृत है वो मथुरा के आसपास की बोली थी। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली थी। ये मथुरा के आसपास बोली जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। अब इसका क्वेश्चन बन सकता है कि नाटकों के गद्य भाग की भाषा कौन सी है? सौरसेनी है। ठीक है, बाद में इससे पंजाबी तथा हिंदी भाषा समूहों की उत्पत्ति हुई है। अब हिंदी और पंजाबी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? सौरसेनी भाषा से हुई। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, दिगंबर जैनाचार्यों ने अपने महाकाव्य सौरसेनी में ही लिखे हैं। दिगंबर जैनाचार्य जो है उन्होंने अपने जो महाकाव्य लिखे हैं वो सौरसेनी भाषा में लिखे हैं। आधुनिक विद्वानों के अनुसार सौरसेनी प्राकृत से ही आगे चलकर महाराष्ट्री प्राकृत का विकास हुआ है। मतलब सौरसेनी से ही महाराष्ट्री प्राकृत विकसित हुआ है। किसके अनुसार? आधुनिक विद्वान, जो भी इम्पोर्टेंट जो प्रेजेंट में जो विद्वान है उनके अकॉर्डिंग। जैन साहित्य के अतिरिक्त कपूर मंजरी, चंद्रलेखा, आनंद सुंदरी आदि रचनाओं में भी सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग हुआ है। अब है अर्धमागधी। अर्धमागधी में क्या है? अर्धमागधी मुख्यतः प्राचीन काल में मगध की साधारण बोलचाल की साहित्य भाषा थी। अर्धमागधी जो है मगध देश, उसके नाम से ही पता चलता है अर्धमागधी है, तो वो मगध देश की प्राचीन भाषा मानी जाती थी। वहाँ बोली नॉर्मली बोलचाल की जो भाषा थी वो अर्धमागधी थी। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन के अनुसार अर्धमागधी मध्य देश तथा मगध के मध्यवर्ती देश की भाषा थी। जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24th के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश में अर्धमागधी में ही दिए गए थे। मतलब जो महावीर थे, भगवान महावीर थे, उन्होंने जो अपने धर्मोपदेश दिए थे वो अर्धमागधी में दिए थे। ठीक है, इसी कारण इनके उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। इनके जो उपदेश है, उनके जो संकलन है, जो उनको इकट्ठा किया गया है, उसका जो नाम है वो क्या रखा गया है? आगम रखा गया है। आचार्य हेमचंद्र ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है। अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है। जैनाचार्यों ने भी अर्धमागधी को विभिन्न नामों से पुकारा है, जैसे आदि भाषा, आर्ष, आर्षी आदि। ठीक है, ये हो गया अर्धमागधी। अब है मागधी। मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार में प्रचलित थी। कहाँ पर प्रचलित थी? दक्षिण बिहार के अंदर प्रचलित थी। पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। अब इसका भी क्वेश्चन बन सकता है कि पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के जो उपदेश है वो कौन सी भाषा के अंदर है? मागधी भाषा के अंदर है। ठीक है, मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत से बताई है। मागधी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी प्राकृत से हुई है। अश्वघोष के नाटकों में मागधी प्राकृत के प्राचीनतम रूप परिलक्षित होते हैं। अश्वघोष के नाटकों में मागधी प्राकृत के प्राचीनतम रूप परिलक्षित होते हैं। अब इसके बाद है पैशाची। पैशाची क्या है? यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा है। नॉर्मली अगर हम बोले तो जो पैशाची जो है वो कश्मीर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ बोले जाने वाली भाषा है। हॉर्नले ने इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा
पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और शौर सैनी का विकृत रूप माना है। मतलब जब संस्कृत और शौर सैनी का जो बिगड़ा हुआ रूप है, विकृत रूप मतलब जो उसका बिगड़ा हुआ रूप, जब कई बार क्या होता है हम भाषा को चेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंगली, उसका रूप जो बिगड़ गया, नॉर्मल भाषा बन गई, वो भाषा पैसाची भाषा बन गई। ठीक है, वो किसका? संस्कृत और शौर सैनी का बिगड़ा हुआ रूप है। पैसाची जो है संस्कृत और शौर सैनी का बिगड़ा हुआ रूप है। पैसाची उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया था। मतलब उन्होंने आर्य संस्कृत को नहीं अपनाया, इसी वजह से उनकी जो भाषा थी वो बिगड़ गई थी, और उस बिगड़ी हुई भाषा को क्या नाम दे दिया गया? पैशाची। इसके अवशेष चीन, तुर्किस्तान, काफिरस्तान, गांधार आदि में पाए गए शिलालेखों में मिलते हैं। शिलालेख मतलब क्या होता है? जो चट्टानों पे लिखी हुई भाषा है, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि ये पैशाची भाषा यहाँ पर मिलती थी। कहाँ कहाँ पर? तुर्किस्तान, काफिरस्तान, गांधार नरेश शकुनी। ठीक है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की भाषाओं में पैसाची का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। मतलब पंजाब की भाषा, सिंध की भाषा, बलूचिस्तान, मतलब नॉर्मली पंजाबी भाषा के अंदर पैसाची का रूप दिखाई देता है। अब इसके बाद क्या है? महाराष्ट्री भाषा क्या है? साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्रीय प्राकृत सर्वाधिक विकसित है। सबसे ज़्यादा विकसित जो है महाराष्ट्री है। मतलब हमने 5 पढ़ी हैं, 5 टाइप पढ़े हैं, 5 में सबसे ज़्यादा जो विकसित है वो क्या है? महाराष्ट्री। प्राकृत व्याकरणों ने इससे आदर्श प्राकृत माना है। ये एक आदर्श प्राकृत है और सबसे पहले उन्होंने ही इसका विवेचन किया है। व्याकरणों का मतलब है जो व्याकरण लिखते हैं। व्याकरण होता है जो जिसमें भाषा का व्याकरण होता है, और व्याकरण होता है जो उसको लिखते हैं, वो व्याकरण होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है महाराष्ट्री जो है वो आदर्श प्राकृत है, और सबसे पहले उन्होंने ही इसका विवेचन किया। संस्कृत नाटकों में प्राकृत पद्य रचना प्राय महाराष्ट्र में ही हुई है। काव्य भाषा के रूप में पूरे उत्तर भारत में प्रचलित रही है। मतलब काव्य भाषा का जो मेन रूप है वो महाराष्ट्री ही है, और वो पूरे उत्तर भारत मतलब ऊपर के जो हैं नॉर्थ साइड जितने भी आते हैं, कश्मीर और ऊपर भूटान, नेपाल वगैरह, जितने भी ऊपर के जो नॉर्थ साइड के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर ये महाराष्ट्री भाषा चलती है। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों में के गीत इसी भाषा में लिखे हैं। अब ये हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कि कालिदास और हर्ष ने अपने नाटकों गीत किस भाषा में लिखे हैं, तो वो महाराष्ट्री प्राकृत में लिखे हैं। किसके अंदर लिखे हैं? महाराष्ट्री प्राकृत के अंदर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंदर तीसरी भाषा जो है वो अपभ्रंश है। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है, ये 3rd स्टेज है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। मतलब ये बिल्कुल बिगड़ी हुई भाषा है, इसमें कुछ व्याकरण वगैरह ठीक नहीं है। आचार्य हेमचंद्र व वाघभट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा। ग्राम भाषा मतलब गांव की भाषा। तथा दंडी ने इसे अभिरादी की भाषा कहा है। अपभ्रंश, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया था। अपभ्रंश शब्द का जो सबसे पहला उल्लेख किया गया था, किसमें किया गया था? पतंजलि ने किया था अपने महाभाष्य में। इस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधी विचार स्पष्ट किया है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम व विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकारा है। मतलब जो अपभ्रंश का जो जन्म काल है वो क्या है? 700 ईस्वी। किसके अकॉर्डिंग? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अकॉर्डिंग। डॉक्टर नामवर सिंह भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, मतलब ये बुक का नाम है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान जो है बुक का नाम है, ये लिखी है नामवर सिंह ने। इसने भी अपभ्रंश का काल जो है 700 ईस्वी माना है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं, जबकि जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं वो मानते हैं कि अपभ्रंश का जो जन्म है वो 500 ईस्वी के आसपास हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस राइटर के अकॉर्डिंग अपभ्रंश का भाषा काल क्या है? तो ये आ सकता है मार्कंडे व इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं। मार्कंडे और इतर आचार्यों के अकॉर्डिंग जो अपभ्रंश है उसके 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? नागर, उपनागर, ब्राचड़। नागर जो है वो गुजरात की बोली है, उपनागर जो है वो राजस्थान की बोली है, और ब्राचड़ जो है वो सिंध की बोली है। तीनों प्रदेश आसपास के हैं ये। ठीक है, तीनों आसपास के हैं। सिंध जो है वो पाकिस्तान के अंदर चला गया है। ठीक है, और ये गुजरात भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही पड़ता है, कच्छ के साथ में। ठीक है, तो नागर जो है वो गुजरात की बोली, उपनागर राजस्थान की बोली, और ब्राचड़ जो है वो सिंध की बोली है। ये अपभ्रंश के 3 भेद हैं।
दूहा अर्थात दोहा भी मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। जो दोहे हम आजकल पढ़ते हैं वो किसका छंद है? अपभ्रंश भाषा का। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप व भाषाएं। अब अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप और भाषाएं कौन कौन सी हैं? अब सबसे पहले देखिए तो अपभ्रंश का जो क्षेत्रीय रूप दे रखा है और सेकंड साइड में दे रखा है भाषाएं। अपभ्रंश का सौर सैनी अपभ्रंश, ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती है? सौर सैनी अपभ्रंश के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पैसाची अपभ्रंश में पंजाबी, पैसाची अपभ्रंश में आती है पंजाबी। ब्राचड़ अपभ्रंश में सिंधी, खस अपभ्रंश में पहाड़ी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में मराठी और अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश में बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। ये लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं। तो इसमें पता चल गया हमें कौन सी भाषाएं कौन से अपभ्रंश क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर आती हैं। अब इसका अगला पॉइंट है अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू। अपभ्रंश के सबसे महान कवि कौन माने जाते हैं? स्वयंभू है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अपभ्रंश के महान कवि कौन है? स्वयंभू हैं, जिन्होंने पौंचर्यु, ऋट्ठणोमचर्यु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथों की रचना की है। स्वयंभू ने 3 ग्रंथ लिखे हैं, पौंचर्यु, ऋट्ठणोमचर्यु, स्वयंभू छंद। ये 3 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। पौंचर्यु एक अपूर्ण ग्रंथ है, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट ग्रंथ है ये, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित किया गया है। तो पौंचर्यु जो है उसके अंदर राम के चरित्र को विस्तार से वर्णित किया है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्त करते हैं। राम जो है संसार को छोड़कर जाते हैं इस कथा के अंत के अंदर। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत, महान कवि स्वयंभू है और उसके जो दूसरे कवि हैं वो है पुष्पदंत, जो 10th सेंचुरी 10वीं शताब्दी में आए थे। इनकी भी 3 रचनाएं हैं। पुष्पदंत की भी 3 रचनाएं हैं। पहला है महापुराण, दूसरा है अणय कुमार चरियु और तीसरा है जसहर चरियु। पुष्पदंत की 3 रचनाएं हैं, महापुराण, अणय कुमार चरियु और जसहर चरियु। अपभ्रंश के तीसरे मुख्य कवि जो है वो धनपाल है, वो भी 10th सेंचुरी में आते हैं। इन्होंने भविष्यत कहा की रचना की है। इन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भविष्यत कहा। ठीक है। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है। चौथे जो इसके कवि आ गए, चौथे कवि कौन आ गए? अब्दुल रहमान, जिन्होंने संदेश राशक लिखी है। उन्होंने क्या लिखा है? संदेश राशक। क्वेश्चन बन सकता है कि संदेश राशक किसने लिखा है? तो अब्दुल रहमान ने लिखा है ये, जो कि अपभ्रंश साहित्य के ही कवि हैं। संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसके विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। संदेश राशक के अंदर एक विक्रमपुर में एक वियोगिनी, मतलब जो अपने प्रिय से बिछड़ चुकी है, वो रह रही है, तो उसको बिछड़कर क्या दर्द हुआ है, क्या जो फील करती है, उसके बारे में इस ग्रंथ के अंदर लिखा गया है। कनकामर मुनि की करंकऊ चरित अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना है। अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? करंकऊ चरित। ठीक है, जो किसने लिखी है? कनकामर मुनि ने। कनकामर मुनि ने लिखी है करंकऊ चरित, जो कि अपभ्रंश काल की एक प्रसिद्ध रचना है। अपभ्रंश काल की कुछ अन्य रचनाएं भी दे रखी हैं। अब अपभ्रंश की विशेषताएं। अपभ्रंश की विशेषताएं क्या क्या हैं? अपभ्रंश की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। हमने इसकी रचनाओं के बारे में पढ़ लिया, इसके कवियों के बारे में पढ़ लिया। अब अपभ्रंश की विशेषताएं। अपभ्रंश की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। अपभ्रंश जो है उसको उकार बहुला भाषा कहा गया है। सामान्यतः अपभ्रंश ट वर्ग प्रधान भाषा है। इसमें ण की बहुलता है। इसमें जो भाषा के अंत में जो भी वर्ड बोला जाता है उसके अंदर ण ज़्यादा आता है। ठीक है, जैसे राजस्थान में कोण, कुण, इस तरह से, मतलब कोण को कोण कहते हैं। ठीक है, सुन को सुन कहते हैं। ठीक है, तो अण मिलता है ज़्यादा, ये अपभ्रंश है और ये ट वर्ग प्रधान है, ट वर्ग में ही आता है अण। ठीक है, ट ठ ड ढ ट वर्ग। अपभ्रंश में 2 वचन 2 लिंग मिलते हैं। नपुंसक लिंग का उदाहरण नागर अपभ्रंश में मिलता है। मतलब अपभ्रंश में 2 वचन है, एक वचन बहुवचन, 2 लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तीसरा लिंग जो है नपुंसक लिंग जो है वो नागर अपभ्रंश में मिलता है। आदिकाल का द्वितीय प्राकरण अपभ्रंश काल है। आदिकाल का जो द्वितीय प्राकरण जो है वो अपभ्रंश काल है। अब अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध।
अब इसके अंदर अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी में क्या संबंध है उसके बारे में बताना है। ठीक है। अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य 12वीं शताब्दी तक होता रहा, परंतु 1000 ईस्वी तक आते आते यह बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। मतलब अब ये क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर कि ये अपभ्रंश भाषा कौन सी सदी के अंदर हिंदी के रूप में परिवर्तित हुई? 12वीं सदी के अंदर। ठीक है। अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक होता रहा है, परंतु 1000 ईस्वी तक आते आते यह बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित होगी। अपभ्रंश का जो रूप था वो हिंदी बन गया। अपभ्रंश के ही परिवर्तित रूप को विद्वानों ने अवहट का नाम दिया। 13th और 14th ईस्वी के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को अपभ्रंश अवहट कहा तथा हेमचंद्र ने उसे देशी नाममाला में शामिल करना उचित समझा है। थर्ड पॉइंट, अपभ्रंश की ध्वनियाँ भी हिंदी में प्रचलित है। अपभ्रंश की जो ध्वनियाँ हैं वो भी हिंदी में प्रचलित है। कुछ नई ध्वनियों का भी हिंदी में विकास हुआ है। अपभ्रंश की ध्वनियाँ तो हिंदी में प्रचलित है ही, उसके साथ साथ कुछ नई ध्वनियों का भी विकास हुआ। हिंदी शब्दों की इसी अधिकता को लक्षित कर महापंडित राहुल सांस्कृत्यानंद और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस भाषा को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया है। मतलब हिंदी में बहुत सारे शब्द होते हैं, हिंदी में शब्दों की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है, इसीलिए जो संस्कृत्यानंद है, पंडित राहुल सांस्कृत्यानंद और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस भाषा को पुरानी हिंदी कहकर पुकारा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी के लगभग अधिकांशतः साहित्य में हिंदी का प्रयोग होने लगा। मतलब जब ये जो आधुनिक हिंदी आई 1000 ईस्वी में, तो उसमें अधिकतर जो साहित्य लिखे गए उसके अंदर हिंदी का प्रयोग होना शुरू हो गया। फोर्थ पॉइंट है, हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया है। अपभ्रंश की जितनी भी प्रवृत्तियां, जो भी चीज़ें हैं, सबको अपनाया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि संयोगात्मक भाषाएं थी। मतलब संयोग से इनका जन्म हुआ था, किसी वजह से आ गई है संस्कृत, पाली, प्राकृत। संज्ञा, सर्वनाम के कारक रूपों के लिए अपभ्रंश के कारक चिन्ह अलग से प्रयुक्त हुए। संज्ञा, सर्वनाम और कारक रूपों, ये सारी हिंदी व्याकरण के अंदर आती हैं। ठीक है। तो ये अपभ्रंश के लिए अलग से कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ। काव्य में प्रयुक्त भाषा अपभ्रंश कहलाई। जो काव्यों में भाषा इस्तेमाल की गई, कविताएं लिखने में जो भाषा इस्तेमाल की गई, उस भाषा को अपभ्रंश का नाम दिया गया। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के कई उदाहरण अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयुक्त किए हैं। मतलब जो रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने अपभ्रंश के बहुत सारे उदाहरण अपने हिंदी के साहित्य के इतिहास के अंदर उन्होंने यूज़ किए हैं, प्रयुक्त किए हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं बहुत से अन्य भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। जो अपभ्रंश भाषा थी वो एक ऐसी कंडीशन थी कि भारत में भाषा का, आर्य भाषा का विकास हुआ है, एक विकसित रूप था वो उसका। अपभ्रंश जो था वो भाषा का एक विकसित रूप था। ठीक है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार शौरसैनी अपभ्रंश अर्थात अवहट, शौरसैनी अपभ्रंश को ही अवहट कहते हैं। शौरसैनी अपभ्रंश अर्थात अवहट मध्य देश के अतिरिक्त, मध्य देश में तो यूज होती थी, उसके अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। मागधी अपभ्रंश ने ही बिहारी, बांग्ला, असमी, उड़िया भाषाओं का विकास हुआ। अब जो मागधी थी, मागधी अपभ्रंश जो थी, उसी से बिहारी भाषा, बंगला भाषा, असमी भाषा, उड़िया भाषा, इनका विकास हुआ। ये उससे ही डेवलप हुई हैं आगे चलकर। शौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती विकसित हुई है। अब पंजाबी, पश्चिमी हिंदी और गुजराती का विकास किससे हुआ है? शौरसैनी अपभ्रंश से। बिहारी, बंगला, असमी और उड़िया का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। ठीक है। मतलब बिहारी, बांग्ला, असमी और उड़िया जो है वो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, और हिंदी, पंजाबी और गुजराती जो है, पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती जो है वो शौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। ठीक है। मार्कंडे और कुछ अन्य विद्वानों ने अपभ्रंश के 3 प्रकार बताए हैं। अब कुछ ऐसे विद्वान हैं जिसमें मार्कंडे एक है, उनके अनुसार अपभ्रंश के 3 प्रकार हैं, 3 टाइप्स के हुए, और 3 टाइप्स है उसके, जिसमें नागर से गुजरात की, नागर जो है गुजरात, उपनागर से राजस्थान की और ब्राचड़ से सिंध की बोली विकसित हुई है। मतलब 3 प्रकार है। एक है नागर, जहाँ से गुजरात की बोली विकसित हुई। दूसरा है उपनागर, जहाँ से राजस्थान की बोली विकसित हुई। तीसरा है ब्राचड़, यहाँ से सिंध की बोली विकसित हुई है। ठीक है। इस प्रकार पुरानी हिंदी अर्थात अपभ्रंश और अवहट से ही हिंदी का विकास हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पुरानी हिंदी है, अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी का है, पुरानी हिंदी कह लो, अपभ्रंश कह लो, अवहट कह लो, इसी से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है।
सिद्ध साहित्य में यदा कदा अभ्रंश के दर्शन होते हैं। सिद्ध साहित्य जो है पुराना साहित्य है उसमें कहीं कहीं पर, यदा कदा मतलब कहीं कहीं पर, यहाँ वहाँ अभ्रंश का इस्तेमाल दिखाई देता है। मुख्य रूप से सिद्धों ने अपनी रचनाएं हिंदी के तत्कालीन लोक प्रचलित रूप में लिखी हैं। ज़्यादातर जो सिद्ध हैं, सिद्धों ने अपनी रचनाएं जो लिखी हैं वो हिंदी के जो उस टाइम प्रचलित भाषा थी, लोक प्रचलित, जो लोगों के अंदर प्रचलित थी, उसी भाषा में सिद्धों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं अधिकतर।